ओके बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम जो है ना वो 2 दिन के अंदर कवर करेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का, और नेक्स्ट जो है वो हम इसका मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का वो हम पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस का जो लफ्ज़ है ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। एक है फोटो, जिसका मतलब होता है लाइट यानी रोशनी, और दूसरा है सिंथेसिस, जिसका मतलब होता है टू प्रिपेयर यानी तैयार करना, रोशनी की मदद से तैयार करना। तो रोशनी यहाँ पे कौन सी है? सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी की मदद से तैयार करना, किसको तैयार करना? ग्लूकोज को तैयार करना, शुगर को तैयार करना। तो बच्चों हम इसको देखते हैं शुरू से कि पहले जो फोटोसिंथेसिस का जो है ना वो प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है। तो सिंपल सी जो है ना वो बात ये है कि फोटोसिंथेसिस का अमल है, ये जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे हैं, उन सब के अंदर जो है ना ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। और साथ में जो कुछ बैक्टीरिया की टाइप्स हैं उनके अंदर ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। और इसके अलावा जो है ना वो जो कुछ जो है ना वो क्या कहते हैं ना प्रोटोजोन्स, ठीक है, जैसे कि हो गया जैसे यूग्रीना है, यूग्रीना के अंदर भी जो है ना फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। और उसके बाद एल्गी, सम टाइप्स ऑफ जो एल्गी है, इन जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एल्गी के अंदर, यूग्रीना जो कि प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, और कुछ बैक्टीरिया, इनके अंदर जानदारों के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। एनिमल में फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और इसको जो है एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि एनाबॉलिक का मतलब होता है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बिल्ड किए जाते हैं। क्योंकि हम देखेंगे कि इससे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा उसके अंदर एटम्स की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत उन मॉलिक्यूल्स के जिन मॉलिक्यूलों को इस्तेमाल करके, या हम कह लेंगे रॉ मटेरियल को यूज़ करके ग्लूकोज तैयार किया जाता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में 3 ही एटम है, 3 एटम के ऊपर ये मॉलिक्यूल मुश्तमिल है। तीसरा पानी है, पानी के 3 एटम पर जो है वो मुश्तमिल है। जबकि उससे ग्लूकोज बनता है उसके अंदर कितने हैं? देख रहे हैं 24 एटम्स हैं। तो ये बिगर मॉलिक्यूल बना है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा? एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या बड़े मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, इसकी जो सिंपल इक्वेशन आपके सामने जो है ना वो लिखी हुई नजर आ रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की रोशनी सनलाइट होनी चाहिए, और क्लोरोफिल। इसकी ये 3 जो है ना वो रॉ मटेरियल है, उनसे ये इस्तेमाल करके ग्लूकोज तैयार किया जाता है। साथ में ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है, और साथ में पानी बनता है। बाई प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ऐसी प्रोडक्ट जिसकी फिलहाल प्लांट को जरूरत नहीं है, यानी इस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए पौधे को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उसको रेस्पिरेशन के लिए जरूरत होगी। इसलिए इस केस में जो ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट का रोल प्ले करती है। ग्लूकोज की पौधे को जरूरत है, ठीक है, और पानी जो है वो ये आगे मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये बच्चों बड़ी सिंपल इक्वेशन आपको बाजार तो नजर आ रही है, लेकिन इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये 2 फेज में होता है, आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन बाजार आपको ये सिंपल इक्वेशन जो है ना वो बड़ी आसान नजर आ रही है, लेकिन एक्चुअली ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। ये बच्चों आपको यहाँ नजर आ रहा है पौधा है, ठीक है, इसके अंदर जो है ना ये इसका स्टेम है, नीचे उसकी जो है वो रूट्स है। ये जो जगह है ये जमीन को जाहिर कर रही है, यानी कि ये जो पोर्शन है वो जमीन के नीचे है, जड़ें हैं, जड़ें जमीन के नीचे होती हैं, ठीक है। ये मैंने रूट्स जो है वो यहाँ पे दिखाई है, ठीक है। अब ये जो है एक पोर्शन इसका रूट का, इसको जो है वो बड़ा करके मैंने दिखाया है, आप समझ रहे हैं कि ये रूट का जड़ का जो पोर्शन है, ठीक है, जिसमें आपको ये जो बॉक्सेस हैं ये इसके सेल्स हैं, रूट हेयर्स के सेल्स हैं। और ये जो ब्लू कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स। ये बीच के अंदर ये आप इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। ये सारे क्या हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब पानी के मॉलिक्यूल जड़ के इर्द गिर्द मौजूद हैं, तो ये पानी के मॉलिक्यूल वाया ऑस्मोसिस जड़ के सेल के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये क्यों? क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है वो जमीन पे ज़्यादा है, यानी जहाँ पे जड़ के सेल मौजूद है वहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत जड़ के सेल के।
तो पानी वाया ऑस्मोसिस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करेगा। आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये रूट का जो सेल है उसके अंदर एंटर हो जाएंगे, क्यों रूट एरिया के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है। या आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जो रूट सेल है, रूट सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए पानी ज्यादा सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो दोनों तरीकों से जो है आप इसको देख सकते हैं। अब पानी है, पानी या रूट एरिया के जरिए वाया ऑस्मोसिस वो एंटर हो गया, एंटर हो गया, ये जो है वो इस पाइप के जरिए जिसको कहते हैं जाइलम वेसल्स, ये ऐसे सेल्स होते हैं बिल्कुल जो है थ्रू आउट पूरे प्लांट के अंदर ये मौजूद होते हैं, जिनसे जो पानी है वो रूट से ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर पौधे के ऊपर वाले पोर्शन में। ऊपर क्या होते हैं, लीव्स होती हैं, लीव्स की तरफ जो है ना ये ट्रांसफर होगा। ये आप देख रहे हैं कि पानी के जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे जो है ना वो ये ब्लू कलर की जो है ना मैंने शो किया है, ये ऊपर प्लांट के अंदर जाओ। ठीक है, तो पानी जो है ना वो जमीन से जैसे हो गया, पौधे के ऊपर पहुंच गया, पत्ते के अंदर पहुंच गया, ये पानी कहाँ पे चला गया, पत्ते के अंदर चला गया। वाटर को हमने जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया, यानी पानी जो है वो अब यहाँ पे अवेलेबल आ गया। दूसरी चीज यहाँ पे क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऊपर फिजा है, फिजा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद होती है, तो यहाँ पे जो है वो CO2 मौजूद है। CO2 जो है वो अब मैंने यहाँ पे एक लीफ का आपको ये लीफ जो है ना वो दिखाया है, जिसके अंदर जो है ना ये वाटर के जो मॉलिक्यूल है ये मौजूद है। फजा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो लीफ होता है, लीफ की जो लोअर सरफेस होती है वहां पे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जो कहलाते हैं स्टोमेटा। इनके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से अंदर दाखिल हो जाती है लीफ के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड भी दाखिल होगी, पानी मौजूद है, ये कार्बन डाइऑक्साइड किस अपन के जरिए दाखिल होगी, वाया डिफ्यूजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार फजा में ज्यादा है, जो लीफ है उसके अंदर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाया डिफ्यूजन CO2 यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये जो CO2 है ये डिफ्यूजन के अमल से दाखिल होगी प्लांट सेल के अंदर वाया स्टोमेटा, स्टोमेटा के जरिए जो है ना वो दाखिल हो जाएगी। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर दाखिल होगी तो ये पानी के साथ मिक्स हो जाएगी, यानी पानी के अंदर जो है ना वो इसने शामिल हो जाना है, यानी कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, तो ये अब कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर शामिल है। ये जो पानी है इसको आगे जो है ना वो फर्दर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे आपको जो है वो सन नजर आ रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि सनलाइट होगी, रोशनी की मौजूदगी होगी तो ये केमिकल रिएक्शन यहाँ वाक़ होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो लीफ है इस लीफ के अंदर से मैंने इसका कुछ पोर्शन यानी कि आप समझ लें कि ये यहाँ से इसका एक इतना सा जो पीस है ये इसको यहाँ पे ऐसे बड़ा करके जाओ, ये क्या है, ये इतना सा पोर्शन है जिसको मैंने बड़ा करके दिखाया है, जिसके अंदर आपको सेल नजर आ रहे हैं। ये सेल है, ये एक सेल है जिसको कहते हैं मीजोफिल सेल। ये सेल है, इस तरह ये सारे सेल लाइन में आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि ये लीफ इस तरह है, लीफ का ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो लीफ सेल जो नजर आ रहा है। इसमें से लीफ सेल के अंदर एक सेल मैंने अलग कर दिया, यानी मीजोफिल सेल है। ये जो एक सेल है इस एक सेल को ये यहाँ पे ये जो पूरा सेल है वो मैंने यहाँ पे लिया, क्योंकि एक सेल है, सेल के अंदर आपको पता है प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा वैक्यूल होता है, साथ में उसके अंदर क्या मौजूद होगा, न्यूक्लियस। ये जो सेल के अंदर ये जो है वो क्या है, न्यूक्लियस है, साथ इसमें क्या मौजूद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, साथ में इसमें जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सारे जो ऑर्गेनेलिज जो कि आप पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है वो सारे इसके अंदर मौजूद होंगे। इसके अलावा जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर इन तमाम ऑर्गेनेलिज के अलावा एक और ऑर्गेनेलिज मौजूद होती है जो कहलाती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड की एक टाइप है। प्लास्टिड की 3 टाइप्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर आपको ये जो ये डिस्क नजर आ रही है, ये डिस्क ऐसे जो है वो इनको कहते हैं हम थाइलाकॉइड। ठीक है, ये ग्रानम, थाइलाकॉइड ग्रानम, ये एक डिस्क जो है ऐसे एक पर जाओ जैसे प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स की तरह ये सारा हम जो पीछे सेल के स्ट्रक्चर में चैप्टर के अंदर जाओ पढ़ा है। तो ये जो सारे डिस्क है दूसरे के ऊपर नजर आ रही है ना, ये क्या कहलाती है, ग्रानम। ठीक है, ये ग्रानम जो है ना वो पूरे जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर जो है मौजूद होती है। अब इस
क्लोरोप्लास्ट को, यही जो क्लोरोप्लास्ट, ये जो है क्लोरोप्लास्ट है, इसको यहाँ से मैंने इसको यहाँ कैसे निकाल दिया, ये आ गया क्लोरोप्लास्ट। ये जो बड़ा सारा आपको एक नजर आ रहा है, ये क्या है, एक्चुअली एक क्लोरोप्लास्ट है। इसकी ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, इसकी मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये पूरे जो यानी कि जो डिस्क आपको नजर आ रही है, जो ग्रानम की शक्ल में मौजूद है, ये डिस्क मतलब यहाँ पे जो है ना वो मौजूद है। ये जो डिस्क है, डिस्क मतलब कह लेंगे, मतलब वो जो एक प्लेट सी आपको ये जो नजर आ रही है ना, इसको मैं डिस्क कह रहा हूँ। तो चूंकि ये भी एक बड़ी लिटिल सी ग्रैन्युलर टाइप है, आप समझ लें। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना ये फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो वाक़या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये थायलाकॉइड्स, ठीक है, जिसके अंदर जो है ना वो ये केमिकल रिएक्शन जहाँ वाक़या होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये थायलाकॉइड के अंदर जब हम आगे, ठीक है, यहाँ पे ये सनलाइट का मैंने निशान बनाया है। लाइट जो है वो चाहिए इसको, जो है वो फोटोसिंथेसिस को चलाने के लिए, और वाटर चाहिए, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो ये जो फोटोस, अब हमने ये तो पढ़ लिया, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो मटेरियल है हमें चाहिए। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है, मैकेनिज्म कैसे होता है। तो चूँकि इसका तो दो फेजेस के अंदर जो है ना ये फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, और दूसरे को कहते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बिकॉज इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट और एनी अदर लाइट। सूरज की रोशनी में भी हो सकता है, या कोई और रोशनी है जैसे बल्ब की रोशनी है, उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, इसलिए इसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। लेकिन जो दूसरा रिएक्शन है उसके लिए लाइट जरूरी नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। यानी कि ये डार्क रिएक्शन लाइट में, अब इसका मतलब ये नहीं है अंधेरे में होता है, ये दिन के टाइम भी हो रहा होता है, लेकिन इसके लिए रोशनी जरूरी नहीं है, इस वजह से इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डार्क रिएक्शन है ये दिन में भी हो रहा है, रात में भी हो रहा है, लेकिन जो लाइट रिएक्शन है ये सिर्फ दिन के टाइम में होता है। लाइट रिएक्शन होता है थायलाकॉइड्स के अंदर। थायलाकॉइड क्या है, मैंने जैसे बताया ना आपको, ये जो आपको डिस्क नजर आ रही है ना, ये इसको कहते हैं ग्रानम। इसकी जो मेम्ब्रेन है ना उसको कहते हैं थायलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होगा, लाइट रिएक्शन वाक़या होता है। और ये जो डार्क रिएक्शन है स्ट्रोमा में हो रहा है। स्ट्रोमा क्या है, स्ट्रोमा नाम, ये जो थायलाकॉइड मेम्ब्रेन है ना, इनको छोड़ के बाकी जितना भी एरिया है ना, ये सारा जो ये खाली एरिया जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये सारा एरिया, ये क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूं स्ट्रोमा, ये सारा एरिया स्ट्रोमा कहला रहा है, और बाकी इसके अंदर ये क्या है, थायलाकॉइड, या इसको हम ग्रानम भी कहते हैं। तो स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन। अब जो फोटोसिंथेसिस का अमल है ये दो फेजेस में शुरू होता है। एक का नाम है डार्क रिएक्शन, दूसरा का नाम, एक का नाम है सॉरी लाइट रिएक्शन, और दूसरे का नाम है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के लिए सबसे पहले हमें लाइट चाहिए, ठीक है, जाहिर बात है लाइट रिएक्शन का तो लाइट चाहिए। साथ इसके लिए जो है वो पानी चाहिए, वाटर है जो कि जमीन से पौधे जज़ब करते हैं, पानी को जज़ब करते हैं, ठीक है। लाइट रिएक्शन चाहिए। पहले रिएक्शन के अंदर यानी लाइट रिएक्शन के अंदर अभी सिर्फ जो है ना वो O2 ऑक्सीजन बनेगी, जो कि फिजा के अंदर जो है ना वो रिलीज हो जाएगी, खारिज हो जाएगी, ठीक है। साथ में इस रिएक्शन के दौरान ये जो दो केमिकल्स हैं, एक का नाम है NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये क्या है, एक कोएंजाइम है। कोएंजाइम मैंने आपको बताया था एंजाइम वाले चैप्टर में, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम की हेल्प करते हैं टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, यानी एंजाइम के हेल्पर समझ लें, और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये भी एक कोएंजाइम है जिसने आगे फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करना होता है। दूसरा मॉलिक्यूल जो है ADP। ADP का मैंने बताया था आपको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। ये जो दो मॉलिक्यूल हैं, ये दो मॉलिक्यूल राइट रिएक्शन के अंदर यूज होते हैं। साथ में हमें एक और फॉस्फेट भी चाहिए होता है। ये PI का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी फॉस्फेट एक H3PO4 वो जो मॉलिक्यूल है वो भी साथ चाहिए होता है, क्योंकि इसने इसके साथ बॉन्ड बना के इस ADP को लाइट रिएक्शन के दौरान कन्वर्ट करना होता है ATP के अंदर। यानी ये जो ADP है ये कन्वर्ट हो जाएगा ADP के अंदर, और जो NADP है ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH के अंदर, H फॉर हाइड्रोजन। यानी सूरज की जो लाइट है, सूरज की जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी, उसको कन्वर्ट करेगा ये रिएक्शन इनटू केमिकल एनर्जी। ये जो NADP और ATP है, दीज आर लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। व्हाई ATP
एंड NADPH आर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। सनलाइट जो सूरज की एनर्जी थी लाइट की शक्ल में, उसको इसने कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी की शक्ल में ATP और NADP। ये मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल जो है वो दोबारा जो फोटोसिंथेसिस का सेकंड फेज है जिसको हम जो है वो डार्क रिलेशन कह रहे हैं, उसके अंदर जो है ना ये इंटर होंगे। इंटर होने के बाद यहाँ पे जो है ना वो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फिजा के अंदर से हम देखेंगे दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वो भी जो है वो यूज होगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा, रिडक्शन की जाएगी। रिडक्शन ऑफ क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करके और क्या बनाना है? ग्लूकोज। ग्लूकोज में आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। ये कार्बन ऑक्सीजन तो ये आ गई, हाइड्रोजन भी है, तो CO2 की रिडक्शन होगी। रिडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से चाहिए होंगे? ये H वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हाइड्रोजन और साथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो यूज होंगे मेक दी ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है। तो ये CO2 साथ इस्तेमाल होगी, साथ में यहाँ पर जाने हम कह सकते हैं डार्क रिडक्शन के अंदर से जो है वो ग्लूकोज इस्तेमाल होगा। तो हम जो है ना वो सिंपली ये कह सकते हैं। और उसके बाद जो है ना वो जैसे ही ये दोबारा डार्क रिडक्शन मुकम्मल होता है तो इससे दोबारा ATP से ADP और NADPH से NADP दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं और फिर अगला साइकिल चलाने के लिए तीसरा जो है ना ये लाइट रिडक्शन से डार्क रिडक्शन, डार्क से लाइट रिडक्शन। और जो सनलाइट है यानी आप देखिए जरा सीक्वेंस देखिए, सूरज की रोशनी लाइट, ये यहाँ पे मैं देता हूँ सनलाइट। सनलाइट या सूरज की रोशनी को हमने यूज किया किसके अंदर? इन मॉलिक्यूलों को बनाने के लिए। ये एनर्जी जो आपको ट्रांसफर हुई या शिफ्ट होगी किनके अंदर? इन मॉलिक्यूल के अंदर। इनसे किस मॉलिक्यूल में शिफ्ट हुई? ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज के अंदर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, इसको जो है ना वो प्लांट्स भी इस्तेमाल करते हैं और इसको जो है वो बाकी जो जानवर हैं जो पौधों को खाते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो एनर्जी देखिए कहाँ से जो है ना वो शिफ्ट होकर ग्लूकोज के अंदर जा रही है। और ग्लूकोज की एनर्जी आगे हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन के अंदर इस ग्लूकोज की एनर्जी को यूज़ किया जाता है मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए, ठीक है। तो जो इस तरह ये जो इक्वेशन है अगर आप देखेंगे ये बड़ी सिंपल इक्वेशन है। तो अगर आपके जो है वो ये लिखा जाए बड़ी सिंपल कि कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, लाइट और क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल होना चाहिए। इससे क्या बनता है? ग्लूकोज। ये क्या बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज बना और उसके बाद ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट और वाटर। इसको अगर बैलेंस करना हो तो ये बड़ा आसान है। बैलेंस करने के लिए मैं जो है आपको दोबारा भी करके दिखा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। वैसे तो ये पिछली क्लास के अंदर भी मैंने जो है ना वो समझाया है, आपको समझा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 6 है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पे कार्बन कितने चाहिए? 6। कार्बन बैलेंस हो गई, 6 कार्बन 6 कार्बन। अब आप देखिए कि इसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है? या चले पहले हाइड्रोजन को कहते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 12। और ये कितनी है? 2, 14 यानी कि 40 हाइड्रोजन है। यहाँ पे सिर्फ 2 है। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ पे जो है वो 6 लगाते हैं तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे 12 हाइड्रोजन बनेंगे, 7 हम लगा नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं? हम सीधा जो है यहाँ पे 12 लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे 12 हाइड्रोजन है, हम यहाँ पे 12 लगा देते हैं। अब यहाँ पे कितनी होगी है? 24 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितनी है? 12 ये होगी, 2 ये होगी। और अगर हम यहाँ पे जो है वो 6 लगाएं तो ये 12 हाइड्रोजन, ये 12 हाइड्रोजन, ये 24 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस होगी। पीछे रहेगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप देखते हैं यहाँ पे कितनी है? ये 2 है, तो 6 2 12। 12 ऑक्सीजन ये है, 12 ऑक्सीजन ये है, 24। और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन? 6 ये है, ठीक है। और उसके बाद 6 ये है, कितनी होगी? 12। पीछे में कितनी है? 12 होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे भी जब 6 लगाते हैं तो 6 में 12, तो ये कितने? 6 12 12 ये है। उसके बाद जो है ना वो 6 ये है और उसके बाद 6 ये है, तो टोटल कितनी होगी? 24। तो इक्वेशन क्या होगी है? बैलेंस होगी। तो कहने का मकसद ये है कि आप देख रहे हैं कि ये अभी हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। यहाँ पे आप सिंपली जो है ना ये देख सकते हैं कि रिएक्टर्स के अंदर, ठीक है, और प्रोडक्ट्स के अंदर कौन सा एटम रिएक्टर्स का प्रोडक्ट्स के कौन से एटम के अंदर शामिल होता है। साथ में उसको बैलेंस भी कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो रिएक्टर्स की CO2 कार्बन है, कार्बन बेसिकली जो है ना वो ग्लूकोज के अंदर शामिल हुई है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो भी जो है ना इसके प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो शामिल हो गई है। और साथ में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जो है वो वही ऑक्सीजन है जो कि यहाँ पे जो है वो रिलीज हुई है और फिजा के अंदर जो है ना वो खारिज हो गई है। बाकी हम देखते हैं कि जो ये वाटर बना है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है, ये देख रहे हैं यहाँ पे वाटर है, पूरा इस तरह वाटर नहीं आया। ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर शामिल हुई है। मतलब आप देख रहे हैं कि इसके 2 एटम
एक प्रोडक्ट्स का भी एक मॉलिक्यूल के अंदर शामिल हुआ है और दूसरा एटम प्रोडक्ट के दूसरे मॉलिक्यूल में शामिल हुआ है। इसी तरह ये जो रिएक्टेंट है इसका एक एटम एक मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में शामिल हुआ है और दूसरा जो एटम है वो प्रोडक्ट के दूसरे एटम में शामिल हुआ है। तो ठीक है, ये बस एक थोड़ा समझाने के लिए था, इतना ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर आपने जोर नहीं देना, ठीक है। तो मेन जो है ना वो इस तरह करके हमने अपनी सिर्फ फोटोसिंथेसिस का जो इंट्रोडक्शन है उसको जो है वो आज हमने जो है ना स्टडी किया है। आगे हम जो है ना अभी इसकी जो डिटेल है अलग अलग लाइट रिएक्शन एक्चुअली में ये एटीपी के मॉलिक्यूल एंडीपीएच के मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं और जो डार्क रिएक्शन है उसके अंदर इन मॉलिक्यूलों को कैसे ग्लूकोज बनाया जाता है, इससे कैसे बनता है, इसको जो है वो हम आगे जाना फर्दर अगले लेक्चर के अंदर जो है ना वो स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक जो है ना वो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।